हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वशक्तिमान नागराज व सुपर कमांडो ध्रुव का मल्टी स्टार महाविशेषांक। ये नागराज वीसीडी धमाके कॉमिक्स की लास्ट कॉमिक्स है। हालांकि इसके ऐड में दिखाया गया था कि इस कॉमिक्स के साथ भी नागराज के एक वीसीडी फ्री मिलेगी, बट वो वीसीडी केवल सोडांगी कॉमिक्स तक ही चल पड़ी। और उसके बाद रक्षक नागराज कॉमिक्स में उसके सारे के सारी कहानी को पूरा किया गया, रक्षक नागराज टीवी सीरियल की। तो अगर रक्षक नागराज कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में नागराज की प्लेलिस्ट में जाके इस कॉमिक्स को पढ़िए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सर्वशक्तिमान। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान, ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका कवर पृष्ठ है। नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, स्टील, शक्ति। तूफान को फैलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उड़ाता चला जाता है। आज उड़ने वाली चीज़ का नाम है ब्रह्मांड रक्षक, और उनको उड़ाने वाले तूफान का नाम दिया गया है सर्वशक्तिमान। मंगल ग्रह से आई इस मौत से हम नहीं निपट सकते नागराज, क्योंकि इसके इसके ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसके अंदर ना हो। पर इसको रोकना तो पड़ेगा ही डोगा, क्योंकि पृथ्वी पर या तो ये रहेगा या मानव जाति। फिर तो मानव जाति का अंत सामने ही है नागराज, क्योंकि जब हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो भला मानव जाति को कैसे बचाएंगे। अमेरिका में स्थित नासा के प्रक्षेपण स्थल पर आज काफ़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि आज तारीख थी 6 जून सन 2003 और आज मानव जाति अंतरिक्ष के शोध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही थी। आज स्प्रिट नामक एक मशीनी रोबोट यंत्र को मंगल ग्रह की छानबीन के लिए भेजा जा रहा था, और जिसका मुख्य काम यह पता लगाना था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवित सभ्यता है या नहीं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर प्रोबाट। हालांकि आप प्रोफेसर वर्मा का सिर्फ एक मशीनी प्रतिरूप हैं, लेकिन आपके अंदर प्रोफेसर का जो ज्ञान भरा है उसके बगैर इस मार्स मिशन को पूरा कर पाना संभव नहीं था। इसके लिए तो प्रोफेसर के भांजे इंस्पेक्टर विनय को बधाई दीजिए। इसने कभी मुझको ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं असली प्रोफेसर नहीं, सिर्फ एक रोबोट हूँ। प्रोबाट, उसके प्यार के कारण ही मैं प्रोफेसर की तरह ही हर समस्या पर विचार कर पाता हूँ। वाह प्रोबाट वाह, कितने इमोशनल थॉट्स हैं, दिल को छूने वाली बात कह दी रही अपने। इस बात को मैं भारतीय चैनल के साथ साथ दुनिया के हर न्यूज़ चैनल पर दिखाऊंगा। ओ कमान राज, भारतीय कम्युनिकेशन ने तुमको यहाँ पर स्प्रिट का लॉन्च कवर करने के लिए भेजा है। मुझको कवर करने के लिए नहीं, बस दुआ करो कि ये लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। सबको दुआ की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े मिशनों के दौरान समस्याओं का होना आम बात समझी जाती थी। ये का एक अंधेरा सा क्यों हो रहा है? उधर से बादल का एक टुकड़ा तेजी से नीचे इधर आ रहा है। बादल का टुकड़ा, लेकिन मौसम विभाग ने तो एकदम साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी। ये बादल नहीं, टिड्डी तो टिड्डी दल है, एक टिड्डी दल, और ये सीधे रॉकेट पर हमला बोल रहा है। पर क्यों? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तो पेड़ पौधों या फसलों पर हमला करते हैं। वह इसलिए क्योंकि ये मशीनी टिड्डियाँ हैं सर, रोबोट टिड्डियाँ। बाहर क्या हो रहा है? यह किसी ऐसे दुश्मन देश का षड्यंत्र है जो हमारे मार्स मिशन से रोकना चाहता है। हम पर यानी लॉन्च पैड पर रोबोट टिड्डी दल का हमला हो रहा है। वाट, ये षड्यंत्र वाला आइडिया एकदम सही है सर। हमारे रॉकेट के कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब हमको मंगल पर बजाय चांद पर जाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। ओ माय गॉड, ये काम किसका हो सकता है? खैर इस पर बाद में सोचेंगे। हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो हमको इस मिशन को बचाना है किसी भी कीमत पर। लाओ मैं रॉकेट की फिर से प्रोग्रामिंग करता हूँ। यस मिस्टर प्रोबाट, मैं देखता हूँ इस मशीनी टिड्डी दल को राज। उड़ने वाली इन आफतों से तो परमाणु ही निपट सकता है। नहीं विनय, अभी इंतजार करो। अमेरिका एक ताकतवर राष्ट्र है, उसके पास इसी मुसीबतों से निपटने के लिए पूरा साजो सामान होगा। राज का ख्याल सही था। अमेरिकी सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ पलक झपकते ही लॉन्च साइट पर आ चुकी थी। हमारे इलेक्ट्रॉनिक बम इन टिड्डियों के सर्किट को जाम कर देंगे, और हमारे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में लगे शक्तिशाली वैक्यूम सक्शन पंप बची कुछ टिड्डियों को अपने अंदर खींच लेंगे। कुछ ही मिनटों में मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। बॉम्ब मारा, यह मशीनी टिड्डे निष्क्रिय होकर सक्शन पाइप के अंदर समा रहे हैं। जल्दी मुसीबत का यह बादल दूर हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन निष्क्रिय होने के बाद ही टिड्डे चमक क्यों रहे हैं? सवाल का जवाब जल्दी मिलने वाला था। एक धमाके के साथ
यो जीसस, यानी निष्क्रिय होने के बाद ये टिड्डे बम बन जाते हैं और बचे कुछ टिड्डे अब मोबाइल लॉन्चर पर चपक रहे हैं। ये मेटल को खा रहे हैं। जल्दी हेलीकॉप्टरों को और मोबाइल लॉन्चर का निशाना मिट चुका था। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, परमाणु को जाना ही होगा। अब स्थिति खतरनाक हो गई है। जाओ, बिना परमाणु को इन मशीनी रोबोटों से निपटने के लिए भेजो, और अब अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु के बैकअप के लिए नागराज तैयार रहेगा। ओफ, क्या हुआ प्रोबॉट? मैं रॉकेट के कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। रॉकेट से हमारा कनेक्शन कट चुका है। यानी अब इस रॉकेट को छेड़ने की तारीख को आगे सरकाना होगा। ये नहीं हो सकता राज। आज 80 सालों के बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आया है, और ऐसा मौका हमको अगले 100 सालों के बाद ही मिलेगा। उतना इंतजार हम नहीं कर सकते। आज ही उड़ेगा प्रोबॉट यहाँ का, तो तब तो रॉकेट आज ही उड़ेगा। और आज ही उड़ेगा प्रोबॉट यहाँ का कंप्यूटर सिस्टम। रॉकेट के कंप्यूटर सिस्टम से किस चीज़ के द्वारा जुड़ा हुआ है? केबल के द्वारा। पर केबल तो मुझको कहीं नज़र नहीं आ रहे। कहाँ है केबल? ज़मीन के नीचे। तब तो हो सकता है केबल किसी तरह से कट गए हों। ज़मीन के नीचे जाकर देखना होगा, और ये काम नागराज से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। जल्दी ही नागराज शाफ्ट के अंदर था, जो कंट्रोल सेंटर के केबलों को रॉकेट से जोड़ रखा था। यहाँ तो केबल सही सलामत है, लेकिन रॉकेट तक पहुँचने के लिए केबल दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। ये सुरंग शाफ्ट का हिस्सा नहीं है। इसको अभी बनाया गया है। ताज़ी खुदी मिट्टी इस बात की गवाही दे रही है। यानी रॉकेट के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने वाला इसी सुरंग में मौजूद है। इसके अंदर जाकर देखना होगा। अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है। ना जाने किसी का रहने की कोशिश का। फिर ये गड़बड़ किसने? यहाँ कहाँ पर छुपा हो सकता है वह शैतान? यहाँ पर नागराज हैं? कौन हो तुम, और तुम मुझको कैसे जानते हो? हर इंसान जो भी सोचता है उसे मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए बाहर भी भेजता रहता है, और जावा हर मैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ सकता है। ये हरकत तुम क्यों कर रहे हो? क्यों रोकना चाहते हो इस रॉकेट को मार्स पर जाने से? यह जानकारी मेरे अंदर प्रोग्राम नहीं की गई है। मेरे अंदर सिर्फ इतना प्रोग्राम किया गया है कि जो भी मेरे काम करने को रोकने की कोशिश करे, मैं उसे ख़त्म कर दूँ। परमाणु टिड्डी दल को रॉकेट तक पहुंचने की कोशिश में जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ये रोबोटिक टिड्डे धातुओं को खाते हैं। अगर ये रॉकेट तक पहुंच गए तो पूरे रॉकेट को सफा चट कर डालेंगे। इनको अपने धमाकों से गलाना होगा। उफ, ये संख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तो गलती कर रहा हूँ। मेरा मुख्य ध्येय रॉकेट को बचाना चाहिए, टिड्डों को ख़त्म करना नहीं। इस रॉकेट को मैं परमाणु जाल से ढक देता हूँ। ये टिड्डे उस जाल को पार नहीं कर पाएंगे, और अब मैं इन टिड्डों से निपटने में पूरा ध्यान दे सकता हूँ। अपने हाथों में आरीदार परमाणु चक्रों को थाम कर परमाणु का शरीर घूमता चला गया, और टिड्डों के शरीर कटते चले गए। परमाणु का हमला काम आ गया। मशीनी टिड्डे मैदान छोड़कर भागने लगे। गुड, टिड्डों को मैंने रॉकेट से तो दूर कर दिया, लेकिन फिर ये हमला कर सकते हैं। मुझे इनका पीछा करके ये जानना होगा कि इनको बनाकर यहाँ भेजने वाला कौन है। तेज़ गति से उड़ते हुए टिड्डे परमाणु को लॉन्च साइट से कई किलोमीटर दूर ले गए थे। ओहो, ये टिड्डे खेत के बीच में बने उस चारा घर में घुस रहे हैं। यानी वहीं पर है उनको भेजने वाला। कुछ ही देर बाद परमाणु चारा घर के अंदर था। कमाल है, यहाँ पर तो कोई नहीं है सिवाय इस मशीन के, जिसके अंदर जाकर टिड्डे शरण ले रहे हैं। लेकिन अब तेरे शरण लेने लायक जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है। ये तो मशीन खड़ी हो रही है। यानी इसी ने रोबोटिक टिड्डे बनाकर भेजे थे। हाँ, मेरा काम इन गैजेट्स को बनाना है और इनको गाइड करना है, ताकि मैं मार्स मिशन को फेल कर सकूं। पर क्यों, यह बताना मेरा काम नहीं है। इसलिए यह बात मुझको पता ही नहीं है। मुझको तो बस इतना पता है कि मुझे तेरा अंत करना है। रॉकेट के को ऊर्जा कवच में ढककर तू अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है, पर इस ऊर्जा कवच को मैं अपने टिड्डों द्वारा ऐसे ही तोड़वा सकता था, लेकिन फिर तू कोई और अड़ंगा डाल देता। इसलिए मैंने तुझको अपने टिड्डों द्वारा यही बुलवा लिया, ताकि पहले मैं तुझको रास्ते हटाऊँ, फिर रॉकेट को। अब तुझको दिखाता हूँ कि तेरे विज्ञान में मुझको दिखा कि तेरे विज्ञान में कितनी शक्ति है। अब अगर ये टक्कर विज्ञान की शक्तियों के बीच में है, तो तू मेरी वैज्ञानिक शक्तियों का आगे ठहर नहीं पाएगा। टीन के डिब्बे, उसे तुझे मारकर मैं तेरी मेमोरी चिप निकाल लूँगा, जिसमें तुझे बनाकर यहाँ भेजने वाले का जिक्र ज़रूर होगा। ओहो, ट्रांसमिट पावर भी है तेरे पास। इसी के दम पर अकड़ रहा है तू। सिर्फ ट्रांसमिट ही नहीं, मेरे पास तुझे गला सकने लायक शक्ति भी है, परमाणु ब्लास्ट। अब तेरे शरीर में आग लगाकर तेरे शरीर को परमाणु कवच से ढक दूंगा। फिर तुझे लगेगा जैसे तू किसी भट्टी में फंसा है, जहाँ पर अंदर तो मशीनें जाती हैं, लेकिन बाहर आता है पिघला हुआ लोहा। धातु को पिघलाकर आकार देना लोर था का काम है।
तेरा नहीं। ओफ, इसने फोर्स फील्ड ने मेरी परमाणु कैद को चूर चूर कर डाला और चारों तरफ फैली चिंगारियों ने भूसे के इस गोदाम में आग लगा दी है। अब तू देख विज्ञ मेरे विज्ञान की ताकत। ओफ, इसने अपने अंदर ऐसे बड़े बड़े मशीनी तत्व पैदा कर लिए हैं जो मुझको इन जलते गोदाम से बाहर नहीं निकलने दे रहा है और धुएं और ऑक्सीजन की कमी के कारण मेरा दम घुट रहा है। अब या तो ये दैत्य मुझे नोच खाएंगे या फिर दम घुटने से मैं अपना दम तोड़ दूंगा, खौं खौं। क्योंकि यहाँ पर ना तो छिपने की जगह है ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। परमाणु चूहे की तरह फंस गया था और नागराज की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। मुझ पर एक कीड़े फेंकने से उतना ही असर होगा जितना टैंक पर कंकड़ मारने से होता है। जावा को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वह किसी भी चीज़ को प्रोग्राम कर सके, जीवित कोशिका यानी लिविंग टिश्यूज़ को भी। ओहो, इसने मेरे सांपों पर वार किया है और इसके साथ ही माइक्रोचिप सर्किट जैसी डिज़ाइन उभरनी शुरू हो गई है। यानी इसने मेरे सांपों का प्रोग्राम भी बदल दिया और अब वे मेरे दुश्मन बन गए हैं। ऐसे दुश्मन को अपने पास पहुंचा देना सरासर बेवकूफ़ी है। इसका अंत दूर से ही करना होगा। दशक सर उड़ चढ़े और जावा के शरीर के सर्किट गलने लगे। हर प्रोग्राम इन सर्किटों में मैग्नेटिक कोड के रूप में भरा है। इन सर्किटों के गलने से तुम्हारी प्रोग्रामिंग की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। सही कहा नागराज, चौंको मत। हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं। लेकिन तुम ये बात कैसे भूल रहे हो कि जो जावा जीवित कोशिकाओं को भी प्रोग्राम कर सकता है, वह क्या अपने लिए नए प्रोग्राम नहीं बना सकता? ओह, यह तो फिर से ठीक हो गया। लेकिन अब तू ठीक नहीं रहेगा नागराज। अब मेरी प्रोग्रामिंग रेंज जब तक तेरे पीछे पड़ी रहेगी, जब तक ये तेरे को छूकर जीवित कोशिकाओं को प्रोग्राम नहीं बना देती मेरा हुक्म मानने के लिए। अगर इस पर मेरी सर्प शक्तियाँ सीधे असर नहीं करेंगी तो मुझे इसका प्रयोग दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। धसक सर्प मिट्टी की दीवारों को तोड़ते चले गए और कुछ ही देर में सुरंग पूरी तरह से बन चुकी थी। प्रोग्रामिंग रेंज भी अंदर रह गई थी। अब जावा इस बंद सुरंग में बाहर नहीं आ सकती और अगर आ भी गई तो उतनी देर में मैं इस केबल से फिर से रॉकेट के कंप्यूटर से जोड़ दूंगा और बस इसके लिए मुझे इन तारों को यहाँ से काटना होगा। काट ले नागराज, पर इससे फ़ायदा क्या होगा? जावा तो खुद भी एक प्रोग्राम बनकर इन तारों के जरिए कहीं से भी बाहर आ सकता है और अब तू मेरे वश में होने वाला है क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग रे ने तेरी प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। अब जल्दी तेरे शरीर की सारी कोशिकाएं मेरे आदेश को मानेंगी और फिर तेरा शरीर होगा मेरा गुलाम। तेरे पास तो क्या, इस दुनिया में किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुझको जावा की प्रोग्रामिंग से बचा सके। उफ, ये प्रोग्राम तो काफ़ी तेज़ी से मेरे शरीर में वश में कर रहा है। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी मैं अपने हरंग से अपना नियंत्रण खो दूंगा और नागराज बन जाएगा जावा का गुलाम। यह घटनाक्रम किसी की नज़रों में कैद होता जा रहा था। अब नागराज बेबस है। जावा का प्रोग्राम जल्दी ही इसके शरीर को जावा का यानी मेरा गुलाम बना देगा और नागराज के बगैर मार्स मिशन कभी सफल नहीं हो सकता। अब मुझको परमाणु की हालत देखनी चाहिए। वह भी एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक बार परमाणु ख़त्म हो जाए तो मार्स मिशन भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। परमाणु भी ख़त्म होने के कगार पे है। ये भागने से बचने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन इसका सफल हो पाना असंभव है। खौं खौं, ये मशीनी देश मुझको उड़कर या भाग कर यहाँ से निकलने नहीं देंगे। मेरे पास समय नहीं है कि मुझको इस चलती फिरती मशीन को ख़त्म करना है जो कि अरे, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। यह मशीन चलनी तब शुरू हुई थी जब मशीन टिड्डे इसके अंदर घुसे थे। यानी ये टिड्डे को पैदा करती है और टिड्डों को पावर इसमें जीवन का संचार करती है। अगर टिड्डे इसके अंदर से बाहर निकल जाएँ तो यह मशीन फिर से बेजान हो जाएगी। पर टिड्डों को बाहर निकालने की योजना बनाने के लिए मुझे वक्त नहीं है। मेरे पास कहीं छुपने की जगह तक नहीं है। और यस, मैं एक तीर से दो शिकार कर सकता हूँ। छुप भी सकता हूँ और इसके मशीनी शरीर में घुसे रोबोट टिड्डों को नष्ट कर सकता हूँ। यह काम मैं इस दैत्य के मशीनी शरीर में घुसकर कर सकता हूँ। अपने आप को छोटे आकार का बनाकर श्रिंक। परमाणु ने के स्वर ने वायस एक्टिवेट कमांड को चालू कर दिया। परमाणु का शरीर छोटा होना शुरू हो गया और वह अद्भुत मशीन परमाणु की मंशा भाग गई। लेकिन परमाणु को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी ना उसके मशीनी दैत्य परमाणु को अपने जबड़े में कस पाए और ना खुद परमाणु को मुंह में घुसने से रोक पाए। एक पल के बाद परमाणु उस मशीन के अंदर था और उस मशीन के अंदर कई पावर पॉइंट्स बने हुए हैं। हर पावर पॉइंट पर रोबोट टिड्डों की भीड़ बैठी है। मेरा ख्याल सही था, ये टिड्डे ही मशीन को पावर देकर उसको चला रहे हैं। हर पावर पॉइंट को मुझे ख़त्म करना होगा। यह काम टिड्डों की भीड़ को ख़त्म करके किया जा सकता है। परमाणु ब्लास्ट टिड्डों की टोलियों को नष्ट करने लगे और उफ, ये तो बेशुमार पावर पॉइंट्स हैं। हर पावर पॉइंट को नष्ट कर पाना संभव नहीं है। अब ये टिड्डे तो मेरे पीछे पड़ गए हैं और मेरे पास आग
इस आकार में ये मुझ पर भारी पड़ सकते हैं। काश मैं किसी ऐसे ब्लास्ट का प्रयोग कर सकता है जो इनको एक साथ ख़त्म कर सकता है। अरे एक ऐसा ब्लास्ट तो है, इलेक्ट्रॉनिक बम का ब्लास्ट। जब अमेरिकी सैनिकों ने मशीनी टिड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक बम से हमला किया था तो टिड्डों के सर्किटों के इलेक्ट्रॉनों के तूफान ने नष्ट कर दिया था। मैं तो अपनी एटॉमिक ऊर्जा को बिजली में बदलकर इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रिक आंधी ला सकता हूँ। ये आंधी रोबोट टिड्डों की काफ़ी बड़ी संख्या को नष्ट कर देगी और नष्ट होने के बाद ये टिड्डे बम बन जाते हैं। और अब ये ढेर सारे टिड्डे बम कुछ ही पलों में फट जाएंगे। तब तक मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। पर कैसे? इस मशीनी दैत्य ने तो अपना मुंह बंद कर लिया है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया और टिड्डे बम फटने वाले हैं। समय ख़त्म हो चुका था। टिड्डे बमों का फटने का वक्त आ गया था। आहा, ख़त्म हो गया। परमाणु अपनी चालाकी का खुद ही शिकार बन गया बेचारा। अब मैं रॉकेट को नष्ट करके टिड्डों का दूसरा जत्था भेज सकता हूँ। हा ही हैं। परमाणु तो बच गया और वह स्क्रीन पर दिख रहा है। पर कैसे? आहा, बमों के फटते ही इन वक्त परमाणु क्रम बदल गया और मशीन के टूटना शुरू होते ही मैं ट्रांसमिट होकर सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया। अब ये खुशखबरी रोबोट को दे दूं। ओह, ये क्या हो गया? परमाणु तो बच गया, लेकिन नागराज जावा के हाथों से नहीं बचेगा और जावा को रास्ते से हटाए बगैर रॉकेट उड़ ही नहीं सकता। नागराज का हाल देखता हूँ। नागराज इतनी गहरी मुसीबत में पहले कभी नहीं फंसा था। उसे अपने शरीर में फैल रही जावा की प्रोग्रामिंग को रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आता। आज ये प्रोग्राम तो पूरे शरीर में फैलकर मेरे अंगों को बेकार कर रहा है और मेरी नाक शक्तियाँ इस प्रोग्रामिंग को रोक नहीं सकती। कंप्यूटराइज प्रोग्राम को सिर्फ दूसरा एंटी प्रोग्राम ही रोक सकता है, जिसको लोग कंप्यूटर वायरस भी कहते हैं। लेकिन एक तो यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, और अगर होता भी तो मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जानकारी सीमित है। काश मैंने सिल्लू से प्रोग्रामिंग सीख ली होती। सिल्लू, यस, सिल्लू मेरी मदद कर सकता है, पर उसके लिए मुझको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ध्यान में इतना गहरा डूबना पड़ेगा कि अपनी सर्प तरंगों को यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर महानगर में भेजकर अपने जासूस सर्प से संपर्क बनाकर उसे सिल्लू के पास भेज सकूँ। सिल्लू उस तक अपना संदेश पहुँचाकर उससे मदद मांग सकूँ। सिल्लू कैच, कुछ भी कर ले पर कैच नहीं गिरेगा। सिल्लू का दिमाग जितना तेज़ चलता है उतनी तेज़ उसके हाथ भी चलते हैं, तो उतनी तेज़ पैर भी चला। क्यों? क्योंकि तेरे ठीक पीछे 10 फुट लंबा और 4 इंच मोटा सांप बैठा है। सांप, भगवान बचा ले, बचा ले। अरे ये सांप तो मुझको भागने नहीं दे रहा। जिधर जा रहा है ये ससुराल का मेरा रास्ता रोक रहा है। क्या चाहता है मुझसे? समय कम था सांप के लिए। सिल्लू को ये बताना ज़रूरी था कि वह सिल्लू का दुश्मन नहीं, दोस्त है। फूल, ये मुझको फूल दे रहा है। ये ज़रूर नागराज का सांप होगा। बोलो दोस्त, क्या बात है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? सांप की आंखें चमकने लगीं और वह सिल्लू को सम्मोहित कर रहा था ताकि सम्मोहन तरंगों के जरिए नागराज का संदेश सिल्लू के दिमाग तक पहुंच जाए। कुछ ही पलों में ओह, नागराज खतरे में है। मैं नासा के कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े किसी कंप्यूटराइज प्राणी जावा से लड़ रहा है। मुझे नासा का कोड तोड़कर उनके सिस्टम में घुसना होगा और उस जावा को ढूंढकर उसका एंटी प्रोग्राम बनाना होगा। अरे ये क्या? हवा का तेज़ झोंका कहाँ से आया? बाहर तो हवा एकदम शांत है। हवा का ये झोंका सिल्लू था जो नागराज की मदद करने के लिए कंप्यूटर पर बैठ गया था। नासा कोड तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन ये काम उसको करना ही है। सिल्लू को न जाने कितना समय लगा था, लेकिन नागराज के पास समय बहुत कम था। प्रोग्राम बहुत तेज़ी से मेरे शरीर में फैल रहा है। मुझे सिल्लू को समय देने के लिए कम से कम इसकी गति को धीमा करना होगा, और फिलहाल ये काम करने के लिए मुझे इस पर वार किया जा सकता है। हाँ, तू मेरे सर्किटों को तोड़ रहा है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ मेरी पावर तब तक के लिए कम हो जाएगी जब तक मैं नया सर्किट ना बना लूँ। प्रोग्राम तो तेरे पूरे शरीर में फैल कर ही रहेगा। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, जब तक मेरे हाथ मेरे वश में तब तक प्रोग्राम फैलने की गति कम ही कर सकता हूँ। सिल्लू नासा कोड तोड़कर उसके सिस्टम में घुस चुका था। याहू, अब नासा के सिस्टम में मुझको वह प्रोग्राम ढूंढ निकालना है जो जावा के रूप में नागराज से लड़ रहा है। पर नासा के सिस्टम में तो हज़ारों प्रोग्राम हैं। इनमें से एक प्रोग्राम को ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। सिल्लू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जावा का प्रोग्राम नागराज के शरीर में तेज़ी से फैला था। ओफ, अब तो मेरे हाथ भी बेकार हो गए। प्रोग्रामिंग का असर मेरी गर्दन तक आ गया, और एक बार ये असर अगर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच गया तो फिर सिल्लू भी मुझे नहीं बचा पाएगा। हाँ, मेरे रास्ते का कांटा तो दूर ही होने वाला है। अब नागराज का बचना असंभव है। इसके बाद परमाणु को मारने के लिए कोई और। अरे ये क्या हो रहा है? जावा ख़त्म होता जा रहा था, पर कैसे? हाँ, लगता है सिल्लू ने अपना काम कर दिया। जावा के साथ साथ मेरे शरीर में फैली प्रोग्रामिंग भी ख़त्म हो रही है। अब मैं इन तारों को फिर से रॉकेट्स
के कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ सकता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद 4 3 2 1 0 टेक ऑफ। ये रॉकेट बिल्कुल सही समय पर रवाना हो गया और वह सिर्फ नागराज और परमाणु के कारण संभव हो पाया है। पर तुम दोनों हिंदुस्तान से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? ज़रूर भगवान की मर्जी रही होगी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। सिल्लू को उसको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। और अब ये पता लगाना है कि वो कौन सी ताकत थी जिसने जो हमको मार्स मिशन पूरा कर सकने से रोकना चाहती थी। वहाँ ताकत यहाँ पर थी। उफ, मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी स्प्रिट मार्स की ओर रवाना हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वापस तो आएगा ही। मुझे बस उन जानकारियों पर नज़र रखनी पड़ेगी जो स्प्रिट वहाँ से भेजेगा और उसी के अनुसार मुझको आगे की योजना बनानी पड़ेगी। जून सन 2004, यानी पूरे 1 साल बाद। आज इस बात को गुजरे 1 साल हो चुका है कि आज स्प्रिट मार्स पर उतरकर वहाँ की तस्वीरें भेजने वाला है। मुझको खुद अपने टेलीस्कोप से स्प्रिट पर नज़र रखनी होगी। मेरा टेलीस्कोप पृथ्वी के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी 1 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है। मुझको यहीं पर बैठे बैठे वह तस्वीरें दिखा सकता है जो स्प्रिट मार्स पर जाकर देखेगा। अगर मुझको गड़बड़ी दिखी तो मैं स्प्रिट को तुरंत नष्ट कर दूंगा। सारी दुनिया आज एक ही चीज़ पर नज़रें टिकाई हुई थी, मंगल ग्रह पर उतरने वाले खोजियान स्प्रिट पर ब्रह्मांड रक्षकों के हेडक्वार्टर में मौजूद सुपर हीरोज़ की भी नासा की स्प्रिट से सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ ही मिनटों बाद मंगल ग्रह की सतह से तस्वीरें भी हम देख सकेंगे। अब हम देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद है। ब्रेक हो गया। अब तो बताओ नागराज कि तुमने ब्रह्मांड रक्षक की इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है? मीटिंग इसी खबर से संबंधित है दोस्तों कि आज से 1 साल पहले रॉकेट लॉन्च के वक्त जो रुकावटें आई थी उसके बारे में तुम सब जानते हो, लेकिन हमारी और पूरी दुनिया की शातिर सुरक्षा एजेंसियों की लाख कोशिशों के बावजूद भी हमको यह पता नहीं चल पाया कि इस घटना के पीछे किसका हाथ था। आश्चर्य की बात है, जिस शख्स के पास इतना उन्नत विज्ञान हो, भला दुनिया की नज़रों से इतने दिनों तक कैसे छुपा रह सकता है? यही हमारी चिंता का मुख्य कारण है। उस शख्स का जो भी मकसद था वह ज़रूर बहुत खतरनाक होगा। सवाल यह है कि वह स्प्रिट जो भी है, वह स्प्रिट को मार्स पर जाने से क्यों रोकना चाहता है? जवाब स्पष्ट है। उसको यह आशंका है कि मार्स पर कोई ऐसी चीज़ें हमको मिल सकती है जिससे कोई खतरा पैदा हो सकता है। यह भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा देश नासा से पहले मंगल पर पहुंचना चाहता हो। उसी देश की यह साजिश हो। नहीं टोगा, नासा अमेरिकन एजेंसी ज़रूर है, लेकिन उनके पास इस मार्स मिशन से दुनिया के हर बड़े देश का सहयोग है। जो देश सहयोग देंगे मार्स मिशन को भला सफल क्यों करेंगे? अब हमको क्या करना है? स्प्रिट से मंगल ग्रह की जानकारी आनी शुरू हो चुकी हैं। पता नहीं उनमें से वह जानकारी कौन सी है जिससे वह शख्स खतरा महसूस करने लगे और फिर से विनाश फैलाने की कोई मशीनी यंत्र को भेजे। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और पूरी दुनिया पर 24 घंटे निगाह रखनी होगी। एग्री? ठीक है। मीटिंग बर्खास्त की जाती है। ब्रह्मांड रक्षक एक एक के एक मकसद के साथ अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए थे, लेकिन उनको आने वाले खतरे की भयानकता का एहसास कतई नहीं था, क्योंकि स्प्रिट ने मार्स की सतह पर उतरकर तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी थीं और इसी के साथ स्प्रिट पर नजरें गड़ाए हुए रहस्यमय शख्स का माथा भी ठनक लगा। ओह, यह तो उसी स्थान पर जा रहा है जहाँ पर जाने से इसको रोकना चाहता था। स्प्रिट की तस्वीरें सभी को हिलाकर रख देने वाली थीं। ये देखिए, स्प्रिट हमको किसी अद्भुत चीज़ की तस्वीरें भेज रहा है। ये ज्योमेट्रिक आकृतियाँ प्राकृतिक तो नहीं हो सकती, लेकिन इनको जरूर किन्हीं बुद्धिमान प्राणी ने बनाया है। पर यह इस बात का पक्का सबूत है कि मार्स पर कभी जीवन रहा होगा। कभी क्या, अभी भी हो सकता है। राजनगर के मानसिक चिकित्सालय में मंगल ग्रह से मिली इन ताज़ा तस्वीरों से वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया है कि मंगल ग्रह पर कभी ना कभी कोई बुद्धिमान सभ्यता जरूर रही होगी। पर इस खोज में एक नई बहस को जन्म दिया है कि वैज्ञानिक अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये संभव है कि मंगल ग्रह पर अभी भी कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है। मुझे तो इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। करना ही मत, मंगल ग्रह पर जीवन वगैरह कुछ नहीं है। नासा वालों का प्रोपेगेंडा है ये, सस्ती शोहरत बटोरने के लिए। मंगल ग्रह पर स्प्रिट उतरने के हमारी विशेष रिपोर्ट ताज़ा सूचनाओं के अनुसार। डॉक्टर गद्रे, आपका फ़ोन। यस गद्रे, तुमने टीवी पर न्यूज़ देखी मार्स की? हाँ देखी। तो फिर तुमको यह बताने की ज़रूरत नहीं कि स्थिति बहुत खतरनाक है। रिलैक्स, सिर्फ तस्वीरें देखकर नासा वाले क्या कर लेंगे, टेंशन मत लो। तुम शायद भूल रहे हो, स्प्रिट जहाँ तस्वीरें भेज रहा है वह शक्ति स्थल है और मैंने तुम्हारे अलावा बाकी सबको भी मैसेज भेज दिया है। बेकार में मत डरो दोस्त, स्प्रिट सिर्फ तस्वीरें भेज सकता है। मंगल ग्रह से
कुछ ला नहीं सकते क्योंकि स्पिरिट वापस आ नहीं सकता। ठीक है, तुम उस पर कड़ी नज़र रखना और अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर सबसे पहले उस पर होगा। मैं स्पिरिट पर नज़र रखता हूँ। कट। डॉक्टर गद्रे, अब वो खास पेशेंट फिर से भड़क गया। हमारे कर्मचारी उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। वाट? मुझसे अभी इसी बात पर बात कही जा रही थी और ये अभी भड़क गया, यानी गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। वह मरीज अभी भी किसी के काबू में नहीं आ रहा था। हट जाओ, हट जाओ, मुझे बाहर जाना है, मुझे धरती को बचाना है। मंगल ग्रह के प्राणी हमला कर रहे हैं। बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो हरिहर, मंगल ग्रह पर कोई प्राणी नहीं रहते। तू फिर आ गया, जरूर तूने ही अपने साथियों को मंगल ग्रह से बुलाया है। ये आपको देखकर क्या बक रहा है डॉक्टर गद्रे? इस पर पागलपन का दौरा फिर से पड़ रहा है। बार इस बार का दौरा बड़ा खतरनाक है। डबल डोज का इंजेक्शन देना तैयार करना होगा। अरे तुम लोगों को क्या हो गया? इसकी शक्ल तो देखो, क्या अंधे हो गए हो तुम सब? मेरा साथ देकर इसका साथ दे रहे हो? साथ छोड़ कर रहे हो? पागल नहीं हूँ, इसने मुझको पागल बना रखा है। हेल्प मी। कोई मेरी मदद नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं पृथ्वी वालों की मदद करूँगा अकेला। रोको, पकड़ो उसे, चिंता मत कीजिए डॉक्टर। हर कॉरिडोर में लगे चैनल गेट बंद हैं, ये भाग नहीं सकता। लेकिन डॉक्टरों का ख्याल गलत था, हरिहर भाग सकता था। कड़ाक। गड़बड़ हो चुकी है, इसमें इतनी शक्ति आना इस बात का संकेत है कि इसको शक्ति स्थल से फोर्स मिल रही है और ये मुझको ना चाहते हुए भी इसको पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। साथ ही साथ इस खतरे के संकेत अपने ग्रुप को भी देने होंगे। हरिहर अपने खुले स्थल पे आ गया था। अब क्या करूँ, ये शैतान मेरे पीछे आता जा रहा है। उससे पहले कि मुझे अपनी बात ऐसे लोगों तक पहुँचानी होगी जो इससे निपटने की क्षमता रखते हों और मेरी बात पर यकीन कर सके। ची ची। पुलिस तो मुझे पागल ही समझेगी क्योंकि गद्रे ने मुझको पागल घोषित कर रखा है। फिर राजनगर में ऐसा कौन हो सकता है? सुपर कमांडो थ्रो। शायद वह मेरी बात का यकीन कर सके, लेकिन मेरे पास तक पहुंचने का वक्त नहीं है। मुझे उसको बुलाना होगा और उसको बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है तबाही फैलाना। धड़ाक। अरे ये भागना बंद करके तोड़फोड़ क्यों मचा रहा है? कह रहा अच्छा ही है, ऐसे में कम से कम पुलिस को आने तक तो रोका रहेगा। हरिहर की पागलपन से भरी क्षमता सबको चकित कर रही थी। पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचने के बावजूद भी उसको रोकने में नाकाम रही थी। हरिहर को रोकने के लिए पुलिस फोर्स से ज़्यादा बड़ी फोर्स की जरूरत थी और यह फोर्स एक ही हो सकती है, लोहे का जिगर रखने वाला वह शख्स जिसको पूरी दुनिया कहती है इंस्पेक्टर स्टील। बस बहुत हो गया, रुक जाओ वरना मुझे तुम पर वार करने को मजबूर होना पड़ेगा। इंस्पेक्टर स्टील, चलो ध्रुवनाशी, तुम आ गए। शायद मेरी बात पर यकीन कर सको, मैं तुमको अपने आप को हवाले करता हूँ। किस बात का जिक्र कर रहे हो तुम? और मेरी जानकारी के अनुसार तुम एक पागल हो, भला तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? तुम मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर स्टील, तुमको खुद ब खुद ही यकीन आ जाएगा। बस मुझको पागल खाने में वापस मत भेजना। ये चक्कर तो उल्टा पड़ गया। इंस्पेक्टर स्टील पुलिस वाला होने के साथ साथ एक ब्रह्मांड रक्षक भी है और कोई भी ब्रह्मांड रक्षक हरिहर की बात का यकीन कर सकता है। कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, थैंक यू इंस्पेक्टर स्टील, ये साथ ले जाऊँगा। और आपकी तारीफ़? मैं डॉक्टर गद्रे हूँ, मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया था। अब आपको इस खतरनाक पेशेंट को पकड़ लिया है। अब मैं इसको आपको पकड़ कर मेरे हवाले कर दिया। हम इस पर कड़ी नज़र सुरक्षा रखेंगे। नहीं इंस्पेक्टर स्टील, मुझे इसके हवाले मत करना। ये शैतान है, मंगल ग्रह का प्राणी है। मंगल ग्रह का प्राणी? यही इसके पागलपन का कारण इंस्पेक्टर है। हम उसको लगता है कि हर दूसरा आदमी मंगल ग्रह का प्राणी है। इलाज करते करते इतना फ़ायदा हुआ है, अब ये सिर्फ मुझको ही मंगल ग्रह का प्राणी समझता है। मुझे तो ये बातों से पागल नहीं लगता। कई पागल हर समय पागल नहीं दिखते इंस्पेक्टर, जब जब दौरा पड़ता है सिर्फ तभी उसमें पागलपन के लक्षण दिखते हैं। ठीक है डॉक्टर, पहले मैं इससे पूछताछ कर लूँ ताकि अपनी तसल्ली कर लूँ, फिर इससे आपके पास पहुँचा दूँगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, हरिहर पागल नहीं है, पर मैं अब इसको चुपचाप वह इंजेक्शन लगा दूँगा जो इसके पागलपन के लक्षण पैदा करेगा। पागलपन की दौरे ये स्टील पर हमला करेगा और शक्ति इसको स्टील से निपटने नहीं देगी और इसके मार खाकर स्टील या तो टूट फूट जाएगा या फिर इसके पागलपन होने का यकीन आ जाएगा। और इंजेक्शन से हरिहर के दिमाग में मौजूद ख्यालों का पूरे दिमाग को फैला दिया। तो तू भी मंगल ग्रह का प्राणी है, तू स्टील नहीं है। पुलिस में भी मंगल ग्रह वालों की घुसपैठ हो गई है। अब जो करना है मुझको ही करना होगा। मंगल ग्रह के प्राणियों को पृथ्वी पर कब्जा करने के षड्यंत्र को नाकाम करूंगा मैं। देखा स्टील, यही मैं कह रहा था। अब ये तुमको भी मंगल ग्रह का प्राणी समझ रहा है। मैं समझ गया डॉक्टर गद्दे, अब मैं इसको काबू में करके आपके हवाले करूँगा ताकि आप इसके ऊपर दिमाग पर छाए मंगल ग्रह के ख्यालों को निकाल सकें। तो दोस्तों, सर्वशक्तिमान कॉमिक्स के पार्ट 1 को हम यहीं पे रोकते हैं और मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में।
तो आपने अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।